चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, जब लोग बगावत करते हैं 1857 और उसके बाद। वैसे ज्यादा डिस्कशन हम 1857 और उसके पहले का करने वाले। देखिए 1857 जो है ये एक ऐसा साल है जिसके 100 साल पहले जाएंगे तो आपको अंग्रेज मिलेंगे, उसके बाद भी 100 साल तक अंग्रेज रहे, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था, इसीलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चीज समझिए कि जो हमने पहले डिस्कशन किया था, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये आई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या हम केवल इसको कंपनी हमने कहा है बार बार, जब ये कंपनी थी तो इसने बहुत सारे रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, या ये कहें कि बहुत सारे इसने कानून नियम बनाए, और किस तरीके से गवर्नेंस किया, या जो गवर्नमेंट इसने चलाई या गवर्नेंस किया, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट किया, प्रभाव पड़ा सब लोगों पे। चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, जैसे किंग हो गए, मतलब राजा, नवाब, क्वीन हो गए, या फिर आप थोड़ा सा नॉर्मल लोगों पे आ जाए, पीजेंट्स हो गए या फार्मर्स हो गए, या जमींदारों पे देखिए क्या असर पड़ा इनका। इनको लैंडलॉर्ड कहते हैं हम लोग। जो ट्राइबल थे उसके बारे में हमने पिछले बार चर्चा की, वे ट्राइबल ग्रुप्स पे, आदिवासी जनजातीय लोगों पे क्या असर पड़ा, और जो सिपाही थे, सिपाही, उन पे क्या असर पड़ा। तो कई तरीके से अब बहुत अच्छी कंपनी ने कोई कानून तो लागू किए नहीं, यानी अपने लिए बहुत अच्छे कानून लागू किए, लेकिन हिंदुस्तानी जनता के लिए जो भी कानून को, जो भी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, पॉलिसीज इन्होंने लेके आई, जो भी एक्शन इन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या तो इनके अगेंस्ट थे, इनके खिलाफ थे, या फिर इनके जो सेंटिमेंट्स है, भावना के खिलाफ थे। अगर आप डायरेक्ट तौर पे ना देखें तो भी इनडायरेक्ट तौर पे इनके सेंटिमेंट्स, इनकी फीलिंग्स, क्योंकि इंसान के अंदर तो यही तो है, इंसान के अंदर फीलिंग और मोहब्बत, प्यार, जेलसी, ये सब होता है, उसके खिलाफ थी। और वो क्या थी, इसको आप जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1857 एक दिन नहीं आ गया। 1857 के पहले जो चिंगारी थी, वो मतलब लौ धीरे धीरे जल रही थी, और यहां ये भड़की, बहुत जबरदस्त भड़की। और ये कैसे भड़की, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर आप चित्र एक जो देख रहे हैं, इसमें सिपाही मतलब सिपाही और जो फार्मर्स हैं या पीजेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो सब मिल के आ गए। और उसके बाद पूरे नदर्न इंडिया में, मैं आपको उसकी जगह भी बताने वाला हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि हम जो डिस्कशन करेंगे किस जगह का डिस्कशन करेंगे। तो जो प्लेन्स कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, हमारा जो उत्तर भारत कहते हैं, वहां पर 1857 में जबरदस्त बगावत हुई, रिवोल्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, और सब में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आदमी था, सब में एक एक नाम आएगा। तो ये जो लाल आप देख रहे हैं ट्रायंगल में, जो लाल ट्रायंगल है, ये आपको बता रहे हैं कि ये बेसिक केंद्र बिंदु थे, यानी कि ये मेन सेंटर थे जहां पर रिवोल्ट हुआ, बगावत हुई। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ये भी बिंदु थे, लेकिन ये केंद्र बिंदु नहीं थे। यहां पर भी हुआ, यहां पर भी लोग उठ खड़े हुए, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी रूल्स रेगुलेशन, या अंग्रेज जो कर रहे थे उनके खिलाफ बगावत इन्होंने शुरू की, या फिर किसी न किसी के पीछे ये जम गए, किसी न किसी के पीछे आगे बढ़े कि हाँ, हमें भी इस सरकार को, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश राज को अपने देश से हटाना है, खत्म करना है। देखिए सारी शुरुआत हुई थी मेरठ से, मेरठ के कंटोनमेंट से शुरुआत हुई थी, और वो क्या कारण था वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से लोग पहुंच गए दिल्ली में जो टुकड़ियां थी, यानी सिपाही, हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेजी आर्मी में काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी में काम कर रहे थे। मेरठ में भी वही लोग थे, हिंदुस्तानी लोग, वो यहां पर इन्होंने रिवोल्ट किया, दिल्ली पहुंच गए। बरेली से भी लोग पहुंच गए जब इनको पता चला। दिल्ली वालों को जब पता चला तो वो भी शामिल हो गए। फिर ये गए अपने बहादुर शाह जफर के पास, उन्होंने नान नुकुर करते करते अपने आप को बोली दिया कि ठीक है, मैं नेता बनता हूं इस रिवोल्ट का। इसी बीच यहां पर लखनऊ, ये जो अवध की जगह है, वहां पर वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था बड़े अजीब कारणों से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहा कि भाई मेरा दत्तक पुत्र है,
है ना, गंगाधर राव और दामोदर राव, इनके पति और इनका जो दत्तक पुत्र यानी कि जो अडॉप्टेड सन है, इसको किसी तरीके से बना लिया जाए, मतलब इनका हायर बनाया जाए, राजा मान लिया जाए। मना कर दिया। ठीक है जी। लखनऊ में तो खैर अवध के नवाब को हटा ही दिया था। कानपुर में की बात करेंगे, यहाँ पर पेशवा है, इनकी भी बात करेंगे। फैजाबाद में एक साहब हुए मौलवी साहब, इनकी भी चर्चा करेंगे, और इन्होंने तो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है। तो ये लोग जो हैं, ये जो जगह है, ये केंद्र बिंदु बनी। चाहे आप यहाँ पर सियालकोट तक पहुँच जाए, नसीराबाद, नीमच तक पहुँच जाए, नीमच आपका वहाँ हो गया, आप समझ लीजिए कि अभी आज के मध्य प्रदेश का लेफ्ट भाग हो गया। नीचे तक आ जाएं, अभी ये भी मध्य प्रदेश का निचला भाग हो गया, महू हो गया, जबलपुर हो गया, यहाँ आ जाए दीनापुर तक पहुँच गए हम। मतलब बनारस, आजमगढ़ तो ठीक है, तो फैजाबाद के पास पड़ रहे, दीनापुर तक पहुँच गए। तो ये सारे इलाकों में इस तरीके से रिवोल्ट पहुँचा, ये आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपको जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो आपको समझ में आए कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहली चीज़ आपको समझने की है कि जो नवाब है, नवाब आप कह लीजिए, इनको नवाब का नाम तो दे दिया हमने, लेकिन नवाब हों, राजा हों, सरदार हों, चीफ्टेंस हो, जो जो इलाके पे राज करते थे। हुआ ये कि मिड 18 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, 1750, ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। 1857 की हम बात कर रहे हैं, तो आप 100 साल पहले चले जाइए। पहले तो यहां से ही शुरुआत हो गई थी कि जो नवाब थे, जो राजा थे, जो जितने भी चीफ्टेंस थे या सरदार थे, उनकी पावर जो है वो धीरे धीरे ले ली जा रही थी। यानी इनकी जो अथॉरिटी है और इनका ऑनर यानी कि इज्जत सम्मान, पहले तो अथॉरिटी है जो इनकी प्रभुसत्ता है, और उसके बाद इनकी सत्ता है। ऑनर यानी कि इनकी जो इज्जत है, सम्मान, वो सब इनसे ले लिया जा रहा था। हुआ क्या था, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिसको कंपनी ने जब उसको जीत लिया, या ये लोग मान गए कि भाई कंपनी हमारी करता धरता है, तो यहां पर इन्होंने बिठा दिया एक रेसिडेंट। कौन बिठा दिया? एक रेसिडेंट बिठा दिया। रेसिडेंट जो था वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा था, और यहां पर अब इनका जो खुद का तरीका था, यानी अगर मैं यहाँ का सरदार बता दूं तो वो पहले अपने आप खुद ही इसका राज करता था, राजकाज करता था, राजस्व लगाता था, टैक्स करता था, अपने लोगों पे ध्यान देता था। लेकिन क्योंकि रेजिडेंट आ गया तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली कंट्रोल करने लगी पूरी तरीके से। तो जो इनकी रूलर की, चाहे नवाब बोले चाहे जिनका जो भी नाम ले ले, इनका जो रूलर यहाँ के जो शासक हैं, उनकी जो पावर थी, मतलब ये प्रशासन करने की जो पावर थी इनके पास, उस सबको एकदम से कट शॉर्ट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। दूसरी चीज क्या हुई कि जो अभी आगे भी आएगा, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि हुई। उसमें यह हुआ कि आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप सेना नहीं रख सकते, यानी कि आर्मी आपकी नहीं होगी। आर्मी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, और आप इसका पैसा देंगे, यू विल गिव द मनी, आप इसका पैसा दीजिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चाहे बेसिक चीज तो पैसा है, रेवेन्यू, और जमीन जायदाद, पैसा जो रेवेन्यू टैक्स आ रहा है, और टेरिटरी, ये दोनों की दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आने लगा, राइट। अब इसमें क्या हुआ, बीच में ये जब होने लगा तो कई ऐसी फैमिलीज थी, जो रूलिंग फैमिलीज थी, जो शासक वर्ग थे, वो गए इनके पास, कंपनी के पास गए, है ना। यहाँ पर आप लॉर्ड डलहौजी भी देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉन कैनिंग भी है, चार्ल्स कैनिंग भी है। तो ये लोग इनके पास, डलहौजी साहब और बाकी लोगों के पास गए। इन्होंने कहा कि भाई, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, ये झांसी की रानी थी, और इनके पति का देहांत हो गया था, और इनका एक दत्तक पुत्र था। यहाँ पर देखें, ये जो पीछे इन्होंने बांध के रखा है ना बच्चे को, ये बहुत बड़ी कहानी है, इसके लिए पूरी बुक लिख दी जा सकती है, बहुत ही, क्योंकि ये झांसी एक ऐसा इलाका है, अगर आप जाएंगे तो आपको वो फील होगा, वो वाइब फील होगी। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रही। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा इनसे कि देखो, ऐसा है, हमारा एक अडॉप्टेड सन है, आप इसको राजा मान लीजिए, ठीक, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया है। इसी तरीके से ये जो नाना साहेब आप देख रहे हैं, पेशवा, ये किसके दत्तक पुत्र थे? ये इनके, ये जो चित्र देख रहे हैं, मैं जरा बड़ा कर दूं, ये है पेशवा बाजीराव दो। ये साहब है पेशवा बाजीराव दो। इनके जो अडॉप्टेड सन थे, इनके खुद के सन नहीं थे, लेकिन मतलब बेटे नहीं थे, इनको इन्होंने अडॉप्ट किया था, नाना साहब पेशवा को। तो नाना साहब पेशवा भी गए इनके पास और कहा कि देखो साहब, ऐसा है, इनको तो आपने पुणे से उठा के बिठा दिया है कानपुर के पास बिठूर जगह पे। इस बिठूर जगह पे आप इनको पेंशन देते हो, पैसा देते हो, अब ये इनका देहांत हो गया तो हमें दे दीजिए। इन्होंने मना कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई को भी मना कर दिया, नाना साहब पेशवा को भी मना कर दिया। अब किसी को मना कर देंगे तो दिल में तो एक फांस चुभी जाएगी, ठीक है जी।
बेसिकली टर्न डाउन द प्लीज, ये जो रिक्वेस्ट कर रहे थे इन सबकी रिक्वेस्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल रहे या देश के गवर्नर जनरल रहे उन्होंने मना कर दिया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि भाई सब्सिडरी अलायंस हुआ ये कि पहले अवध में, लखनऊ के पास का इलाका जो है, पहले अवध में क्या हुआ कि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगा दी। 1801 की बात है कि भाई ठीक है, आपके पास अपनी सेना नहीं रहेगी, हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, आप हमें पैसा देंगे। लेकिन उसके 50 साल बाद, तकरीबन 50 साल बाद 1856 में, देखिए 1856 बिल्कुल करीब पहुंच गया 1857 के, मैंने कहा ना चिंगारी शुरू हुई तभी आग लगती है। तो 1857 में ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि अवध को हथिया लिया, इस जमीन को, इस जायदाद को, इस टेरिटरी को हथिया लिया, ये कहकर, क्योंकि इन्होंने ये तो लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इसमें यह था कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं, मतलब किसी शासक के बच्चे नहीं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे नहीं थे, ये जो साहब हैं इनका बच्चा नहीं था, ये सब दत्तक पुत्र है, इनका भी ये जो बेटा है दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड सन है, यानी आपके अगर बच्चे नहीं है तो आपकी जमीन, आपका जो टेरिटरी है, आपका जो शासन करने का जो इलाका वो हमारा हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अवध में इन्होंने कुछ और किया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो वाजिद अली शाह साहब थे उनको कहा कि ऐसा है, आप ठीक से राज नहीं कर रहे। कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साहब यहाँ दिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप ठीक से राज नहीं कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस है आपका, और हम इसका गवर्नेंस करना चाहते हैं क्योंकि पूरा देश हम गवर्न कर रहे हैं, तो आप चलिए हटिए यहाँ से, हम गवर्न करेंगे। तो इनको हटा दिया। अब वाजिद अली शाह जो साहब है, मैं उनका चित्र भी दिखाऊंगा आपको, ये साहब जो थे ये बड़े, इनको लोग प्रेम करते थे, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते थे वो इनको बड़ा प्रेम करते थे, बहुत मानते थे। अब इस तरीके से अगर इनको उठा के बिल्कुल बाहर कर दिया गया, या वे कहें कि गद्दी से उतार दिया गया, यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ गया। आप समझ रहे, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, और अब अवध में भी हो गया। एक और कंपनी ने एक और प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि भाई जो मुगल डायनेस्टी है ना, जो मुगल साम्राज्य चल रहा है, इसको तो खत्म करना है। पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि जो भी एक कॉइन बना रहे थे, जो पहले कॉइन थे इसमें मुगल राजा का, मुगल सम्राट का फोटो होता था, यानी कि मुगल किंग का फोटो होता था। इन्होंने जो कॉइन बनाए, यानी कि जो सिक्के बनाए, इसमें मुगल किंग का फोटो तो हटा दिया इन्होंने। पहली चीज तो ये कर दी। उसके बाद 1849 में क्या किया इन्होंने ये जो लॉर्ड डलहौजी साहब ही कर रहे हैं सब, अभी देखते रहिए। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब आखिरी मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर, अब इनका चित्र देख लीजिए, ये बार बार आने वाले, कई बार आएंगे। ये है बहादुर शाह जफर, ये साहब, ठीक है। ये जो बहादुर शाह जफर साहब हैं, इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, पहले तो ये है कि हम एक काम करेंगे कि जैसे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई तो इनको हम लाल किले से, जहां पर ये रहते थे, रेड फोर्ट जिसे हम कहते हैं, इससे उठा के इनको कहीं और दिल्ली में कोई और जगह शिफ्ट कर दी जाएगी। मतलब जो सेंटर पॉइंट था सत्ता का, इसको हम धूमिल कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, मतलब तोड़ेंगे नहीं, मतलब बस सत्ता का पॉइंट को, इस आदमी को उठा के कहीं और मतलब इसके जो परिवार है उसको उठा के कहीं और हम छोड़ देंगे। पहली चीज तो ये हो गई। ओके, हुआ ये कि अब आ गए ये कैनिंग साहब। 1856 की बात है, देखिए 1857 के पास पहुंच रहा हूं मैं। 1856 में ये जो कैनिंग साहब है, इन्होंने कहा कि ये जो साहब है, ये जो बहादुर शाह जफर है, ये होंगे लास्ट मुगल किंग, आखिरी मुगल किंग होंगे। और इसके बाद जो भी आने वाले हैं उनको हम किंग तो बोलेंगे नहीं, मतलब इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे हैं, ये किंग नहीं होंगे, इनको हम केवल कह देंगे, चलो प्रिंस कह देंगे, चलो राजकुमार कह देंगे। लेकिन अब आगे मुगल डायनेस्टी का कोई भी राजा नहीं होगा। अब ये तो बात खत्म हुई, मतलब मुगल साम्राज्य वैसे ही वीक हो गया था, और इन्होंने आखिरी जो नेल इन द कॉफिन कहते हैं, आखिरी ये कह दिया कि भाई अब इनको नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कहां से चिंगारी बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। अब पीजेंट्स और सिपॉयज का क्या हुआ? पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर्स, किसान। सिपॉयज मतलब जो सिपाही अंग्रेजों की बटालियन में थे, अंग्रेजों के रेजिमेंट में थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। ठीक, पहली चीज तो यह है कि जो पीजेंट्स थे और फार्मर्स थे, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो तो मतलब अफलातूनी था। इतना पैसा कि ये बेचारे पे नहीं कर पाते थे। फिर ये क्या करते थे, कहीं ना किसी मनी लेंडर से पैसा लेते थे, और मनी लेंडर को पैसा नहीं दे पाते थे तो इनकी जमीन ये हथिया लेता था। कहने का मतलब ये है कि इनकी जमीन चली जाती थी। जो तरीका था मारपीट का, गुस्से का, लठ मारों के साथ इनकी आते थे और गरीबों को मारते पीटते थे।
तो कहने का मतलब यह है कि जिस पे ये जिंदगी भर से, जमाने भर से जिस जमीन पे ये काबिज थे, उसको टिलिंग करते थे, उस पे वो अपना रोजी रोटी या कहें कि धान या गेहूं या ये सब उगा के ये अपना भरण पोषण करते थे, वो मनी लेंडर के पास चली जाती थी और जिस तरीके से इनसे उगाही की जाती थी उससे बड़े परेशान थे। ये तो हो गई बात फार्मर्स की। अब जो सिपॉयज है वो क्यों परेशान थे, उनमें असंतोष क्यों था? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत जो सिपॉयज थे, सिपाही थे, वो उनको डिस्कंटेंट क्यों था, असंतोष क्यों था? पहली चीज तो इनको जो तनख्वाह दी जा रही थी वो बहुत कम थी, पे बहुत कम थी। जो भत्ते दिए जा रहे थे जिसे हम अलाउंस कहते हैं वो बहुत कम थे, और जो जिस हिसाब से इनको सर्विस कराई जा रही थी, मतलब एक बहुत ही जिसे कहते हैं दुखदाई या दयनीय स्थिति में ये लोग काम कर रहे थे। अब रोटी तो सबको खानी है, पेट तो सबको पालना है, इसलिए बेचारे काम कर रहे थे। अब हुआ ये कि इन्होंने लाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए रूल ले आए, नए कानून ले आए। इन्होंने क्या किया कि यहां तक तो ठीक था, चलो काम चला रहे थे, इन्होंने ऐसे रूल लाए जिससे सिपाहियों का जो धार्मिक रिलीजियस सेंसिबिलिटी है, धार्मिक जो इनकी सोच है या धार्मिक विश्वास है, रिलीजियस बिलीफ, इस पे आक्षेप हो गया। इस पे इन्होंने एक तरीके से उंगली रख दी। और जब आप धर्म की बात करते हैं वहां उंगली रखते हैं तब तो तमाशे होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूं। पहली चीज, उस जमाने में लोग कहा करते थे, खासतौर पे जो अपर कास्ट थी, वो ये कहती थी कि अगर हमने समुंदर पार किया, ये समुंदर है सी, अगर इसको पार किया तो रिलीजन, हमारा धर्म और हमारी जाति, कास्ट, ये दोनों भ्रष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हुआ ये कि 1824 में इनसे कहा गया कि देखो ऐसा है, बर्मा में लड़ाई चल रही है, आपको सी रूट से जाना है, मतलब पानी के से जाना है और वहां लड़ाई करनी है हमारे लिए। तो इन सिपाहियों ने कर दिया मना। इन्होंने कहा ना, हम पानी के रास्ते नहीं जाएंगे, लेकिन हम लैंड रूट, मतलब जमीन के रास्ते हम जाने को तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब कंपनी के ऑफिसर को आप मना कर दें, वो भी हिंदुस्तानी सिपाही, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो हुआ ये कि इनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई, बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती थी। और जब ये देखा इन्होंने कि ये तो सी रूट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी भी ये पानी के रास्ते नहीं जाएंगे, तो फटाफट इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, एक नया रूल ले आए, एक नया लॉ ले आए, बल्कि एक कानून ले आए कि अगर आप कोई भी सिपाही की भर्ती होगी, जिसे हम कहेंगे न्यू रिक्रूटमेंट, अगर नई रिक्रूटमेंट होगी तो चाहे कोई भी हो, इसको समुद्र के पार जाना ही पड़ेगा जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी लड़ाई करने के लिए या किसी और काम के लिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी एक और बात बताता हूं, ये पीजेंट फार्मर और सिपाही में कॉमन क्या है? देखिए, जो सिपाही है और जो फार्मर है, आपको याद है जब मुगल साम्राज्य था, उसके बाद बनारस और अवध में ये प्रचलन हुआ कि पीजेंट्स और फार्मर को ये लोग अपने यहां रखते थे एज अ सोल्जर, आर्मी में अपनी। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था कि भाई जो पीजेंट फार्मर है इन्हीं को ले लिया जाए और इन्हीं को हमारे इसमें सिपाही के नाम पे भर्ती कर लिया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि सिपाही ही तो फार्मर है और फार्मर ही तो सिपाही है। अगर सिपाही आ गया तो उसका भाई, उसका बाप, उसका चाचा, भतीजा, सब तो फार्मर है। तो जो सिपाही में एंगर था, उनमें गुस्सा था, वो फार्मर में फैल गया, और फार्मर्स में जो मैंने बताया जो एंगर था, जो गुस्सा था, जो असंतोष था, वो सिपाही में आ गया। तो इसीलिए एक तरीके से यहां पर कहा गया है कि एंगर, गुस्सा जो था पीजेंट्स का, वो फटाफट सिपाहियों में आ गया। मतलब सिपाहियों में जो गुस्सा था वो बिल्कुल गले तक भर गया। उसके बाद आया रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, देखिए इसको मैं मानता अच्छा, आप लोग क्या कैसे मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स तो ब्रिटिश ने बहुत अच्छे किए। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने पहले कहा कि ऐसा है कि जो इंडियन सोसाइटी है इसमें चाहिए रिफॉर्म्स, इसको सुधारना जरूरी है, इसमें ऐसी कई चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेगी। जैसे कई इन्होंने लॉज लाए, जिसमें पहली चीज तो यह है कि इन्होंने सती प्रथा क्या होती थी कि अगर पति मर गया, इसको देखिएगा, अगर पति मर गया है तो पत्नी को उसकी चिता पे बिठा दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी, चाहे वो चाहे या ना चाहे, यानी पति के साथ तुम भी मर जाओ। ये तो बहुत ही दुखदाई थी, लेकिन ये प्रथा चल रही थी। अंग्रेजों ने कहा ना, ये नहीं होगी। दूसरी चीज थी कि अगर कोई औरत है, उसका पति मर जाता है, तो अब उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, अगर ये विडो भी हो गई है, इसका पति छोड़ दिया है इसको, या फिर इसकी
वो मर गया है, तो इसकी दोबारा शादी कराना जरूरी है। जो विडो है, विडो मतलब जो जिसका पति मर गया है, उसकी रीमैरिज कराना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, सती प्रथा और रीमैरिज, इसके लिए कानून बनाए, विडो रीमैरिज कर देता हूं, राइट। अब एक और चीज इन्होंने की, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी का एजुकेशन जो है इसको बहुत बढ़ावा दिया, प्रमोटेड, बहुत प्रमोशन किया। ऐसा किया कि 1830 के बाद एक और चीज हुई, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं, जो लोगों को बताते हैं ईसाई धर्म के फायदे, अच्छाइयां, और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इनको बाकायदा कहा गया कि आप जमीन ले लीजिए, जमीन आप ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी मतलब आप लैंड और प्रॉपर्टी दोनों ले सकते हैं। एक और नया लॉ पास हुआ 1850 में। 1850 के लॉ में यह था कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है, मतलब वो क्रिश्चियन बनता है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति जो भी है वो सब उसके पास रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जिनको ना ये पसंद आया, ना सती, ना विडो रीमैरिज, अंग्रेजी, और जो ये इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दिया, यहां जो बढ़ावा दे रहे, उनको ये लग रहा था कि हमारा रिलीजन, हमारा धर्म, हमारे जो रीति रिवाज है यानी कि सोशल कस्टम्स है, हमारा जो तरीका है जीने का, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ये सब ये खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज, एक और गुस्सा था जो लोगों में भर गया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो ये सती प्रथा है, विडो रीमैरिज है, इसके लिए आवाज उठाई, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब कारण थे जो लोगों के अंदर पनप रहे थे। 1857 एक दिन में नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। अब यहां पर क्या है, जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट। अगर कोई फैक्ट नहीं है तो आप हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कह सकते, वो कहानी हो जाएगी, वो एक किसी की परिकल्पना या कल्पना हो जाएगी। अब जो जो 1857 के पहले हुआ, उसके दरमियान हुआ, उसके हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि भाई लोगों की नजर से क्या उस समय हो रहा था। तो दो हमारे पास ऐसे स्रोत हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें पता चलता है। पहला यहां पर आप देखिएगा, ये माझा प्रवास करके एक किताब है, और इसको लिखा है यहां पर देखिएगा विष्णु भट्ट साहब ने। पूरा नाम यहां पर दिया है विष्णु भट्ट गोडसे। ब्राह्मण थे ये, महाराष्ट्र में रहते थे। हुआ ये कि ये साहब और इनके अंकल यानी कि इनके चाचा, ये जा रहे थे, एक यज्ञ हो रहा था जिसको हम यजना कहते हैं। एक यज्ञ हो रहा था कहां? मथुरा में। तो मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था, उसके लिए निकले। अब हुआ ये कि रास्ते में इनको मिले सिपाही कौन? सिपाही, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कार्यरत थे। उन्होंने इनको कहा कि देखिए साहब, आप आगे मत बढ़िए। क्यों आगे क्यों मत बढ़िए? क्योंकि एक बड़ी बगावत, एक बड़ी हलचल होने वाली है। 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। तो बस ये जो बात इन्होंने सुनी, क्या सुनी, सिपाही ने एक्चुअल में क्या कहा था? तो सिपाही ने ये कहा था, या सिपाहियों ने ये कहा था कि देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जो अंग्रेज लोग हैं, ये हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को, खासतौर पे हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू मुस्लिम धर्म को किसी ना किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइप आउट। इन्होंने क्या किया है, इसी ताल्लुक से करीबन 84 नियम कहते हैं, 84 रूल्स बनाए हैं। और ये रूल्स बाकायदा जो राजा हैं यानी कि किंग्स और राजकुमार यानी कि जो प्रिंसेस, किंग्स और प्रिंसेस के सामने कैलकाटा में, जो कोलकाता आज कैलकाटा है, फिर से कोलकाता हो गया, पहले कालीकाता था, तो जो कैलकाटा है वहां पर इन किंग्स और प्रिंसेस के सामने वो 84 नियम बता चुके हैं। ये जो किंग्स और प्रिंसेस हैं ये बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने 84 रूल नियम लागू किए तो फिर एक बहुत बड़ा मैसिव अपहेवल होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो किंग्स हैं या प्रिंसेस हैं जहां जहां से आए थे, ये वापस लौट चुके हैं, लेकिन वापस ये बहुत एंगर में आए हैं, गुस्से में आए हैं, काफी एंग्री हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े योजना करता है, वो अपने प्लान्स बनाने लगे हैं।
तो भाई ये जो धर्म युद्ध है, वॉर ऑफ रिलीजन, इसके लिए दिन फिक्स होने जा रहा है। और जो भी मेरठ की जो छावनी है, मेरठ कंटोनमेंट हम इसको कह रहे हैं, जो मेरठ कंटोनमेंट है, वहां से चिट्ठी पत्री बाकी जितने भी कंटोनमेंट एरिया है, रेजिमेंट है, जहां पर हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, वहां ये पहुंच चुके हैं लेटर्स। तो एक तो बात ये इनकी हो गई, विष्णु भट्ट वरसईकर गोडसे साहब इनका नाम है, और माझा प्रवास इन्होंने लिखा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज कही गई है, ये ध्यान रखिएगा, ये किताब है एक फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, एक सिपाही से सूबेदार तक। तो इसमें एक नाम दिया है, आप देखिएगा, यह है सूबेदार सीताराम। क्या नाम है? सीताराम। तो ये सिपॉय थे, सिपाही की तरह भर्ती हुए थे और सूबेदार की तरह रिटायर हुए। तो हुआ ये कि इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रति वो थे, कहे कि डिवोटेड थे। तो इनकी जो बात लिखी गई है उसको समझिएगा, ये इन्होंने उस तरीके से लिखा है। तो इन्होंने जो कहा है उसको समझिएगा। पहली चीज तो ये है कि ये जो सीताराम है, इनके जितने भी संस्मरण थे, संस्मरण जैसे आप 10 दिन पहले कहीं घूमने गए तो आपको कुछ चीजें याद रहती है, वो आप लोगों को आगे बताते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो ये जो संस्मरण थे, ये है सूबेदार सीताराम पांडे साहब के। क्या नाम है इनका? सीताराम पांडे साहब है ये। अब इनकी जो नौकरी शुरू हुई थी एज अ सिपाही, 1812 में सिपाही के तौर पे इन्होंने नौकरी शुरू की थी अंग्रेजी रेजिमेंट में। और कहां पर की थी? बंगाल नेटिव आर्मी, मतलब बंगाली, जो बंगाल का नेटिव आर्मी, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तकरीबन 48 साल तक अंग्रेजों के लिए काम किया और 1860 में, अगर आप 1812 में 48 मिला दे तो 1860 होता है, इसमें इन्होंने काम किया। और इन्होंने बहुत मेहनत की अंग्रेजों के साथ किसी तरीके से जो ये 1857 का रेबेलियन है, इसको रोका जाए, इसको दबाया जाए। लेकिन एक दुख की बात कहें या अचरज की बात ये कहें कि इनका खुद का बेटा वो भी विद्रोही था और अंग्रेजों ने उन्हीं के आंखों के सामने इनको मार दिया। ठीक, क्लियर लिखा है कि ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, मतलब इनकी आंखों, पांडे साहब की आंखों के सामने ही इनका बेटा जो रिबेलियन में शामिल था उसको मार दिया। अब हुआ क्या कि सीताराम पांडे साहब जब रिटायर हुए तो इनके एक कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था नॉरगेट। क्या नाम था? नॉरगेट। इन्होंने कहा, देखो पांडे साहब, आप बढ़िया लिखते हो, बढ़िया बोलते हो, एक काम करो, जो आपकी जिंदगी जी है, जो आपके संस्मरण है, इसको जरा लिख डालो, मेमोयर्स को लिख डालो, अपने संस्मरणों को लिख डालो। तो हुआ ये कि 1860 में रिटायर हुए थे, 1861 में इन्होंने वो चीज तैयार कर ली, यानी कि लिख लिया जो हुआ था, लेकिन इन्होंने लिखा था अवधी में, अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। अब नॉरगेट ने क्या किया, इसी अवधी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जो उन्होंने लिखा था, और फिर उसको पब्लिश कराया एक किताब के नाम पे। और वही जो किताब आप यहां पर देख रहे हैं, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, ये किताब है। तो इसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूं, इस अंश से आप समझ जाएंगे कि इनकी नजरिए से क्या क्या हो रहा था। ओके, पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि अवध, क्योंकि एक इलाका अवध, आपको याद होगा इसको औध लिखा है इन्होंने, जो इलाका था अवध का, वहां पर किस तरीके से वाजिद अली शाह साहब थे, इसको अंग्रेजों ने खासतौर पर डलहौजी साहब ने ऐसे ले लिया था कि भाई ये आप ठीक से गवर्न नहीं कर रहे वाजिद अली शाह साहब, और हम इसको ले रहे हैं, और हम क्योंकि आपकी मिस गवर्नर से या आप अच्छी तरीके से प्रशासन नहीं कर रहे, उससे हम परेशान हैं, तो ये ले लिया। अब जैसे ये ले लिया, हुआ क्या कि जो अवध के नवाब थे, ये लिख देता हूं, अवध के जो नवाब थे, इसी तरीके से जो दिल्ली के किंग थे, दिल्ली के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को भेजा हर जगह पे, ये जानने के लिए कि जो सिपाही थे, क्योंकि ये अवध लेते ही सिपाहियों में डिस्ट्रस्ट आ गया, एक असंतोष, डिस्कॉन्टेंट तो आ ही गया था। अवध के राजा और अवध के नवाब और जो दिल्ली के राजा है, उन्होंने लोगों को भेजा, अपने लोगों को, कि भाई पूरे देश में जाओ और देखो कि जो आर्मी है, मतलब जो हिंदुस्तानी सिपाही है, उनका मनः मस्तिष्क क्या कह रहा है, उनके दिल में क्या है। ओके, एक और चीज ये हुई, उन्होंने क्या किया, ये जो जिन लोगों को भेजा था वो जाके बाकायदा सिपाहियों को भड़काने लगे। इनका कहना यह है कि भड़काने लगे, बताने लगे कि देखो ऐसा है, और इन्होंने कहा इन्वेंटेड 10,000 लाइज, मतलब ये लोग जो गए थे वो सिपाहियों के पास जाते थे और झूठ बताते थे, और ये बताते थे किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और अंग्रेजों ने हमारे बादशाह के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। और इनको कोशिश करते थे कि जो भी सिपाही हैं अलग अलग रेजिमेंट में अंग्रेजों के,
उनको किसी तरीके से म्यूटिनी के लिए तैयार करें। म्यूटिनी मतलब होती है जब सिपाही, मतलब अगर आर्मी वाले जब सोल्जर्स बगावत करते हैं तो उसको हम म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है, म्यूटिनी ये होता है। तो किसी तरीके से जो मास्टर्स हैं इनके, जो अंग्रेज मास्टर्स हैं, उसके खिलाफ म्यूटिनी के लिए, बगावत के लिए इनको प्रेरित किया। वो ये चाहते थे, सबको यही कहते थे कि देखिए जो हमारा दिल्ली की सल्तनत है उसको दोबारा हम बहाल करें और जो हमारे मुगल बादशाह हैं उनको दोबारा हम गद्दी पे लाएं। ओके, अब हुआ ये कि इसी बीच एक नई चीज हुई। हुआ ये कि एक नई राइफल आई, और एक नई राइफल आई, वो हर कंटोनमेंट में, हर जगह पे इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसके इंस्ट्रक्शन के लिए हर गैरिसन में भेजी गई, हर कंटोनमेंट में भेजी गई। अब ये जो थी, देखिए इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये जो कार्ट्रिज है इसको मुंह से खोलना पड़ता था। इसके अंदर जो बारूद है, देखिए मुंह से खोला इन्होंने, बारूद इसके अंदर भरा, ये बारूद भर रहे हैं। उसके बाद ये जो इससे ये इसको अंदर भरते थे, मतलब बारूद को अंदर डाल दिया अंदर, और फिर यहां से फायर करते थे तो फिर वो शॉट निकलता था। पहले जैसे आज के बुलेट है उस तरीके से नहीं होते थे। तो ये एक नई तरीके की कार्ट्रिज इन्होंने, अंग्रेजों ने हर गैरिसन में भेजी कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका इंस्ट्रक्शन इसको सीखिए। लेकिन जैसे ये गया, यहां पर किसी ने या ये इनका पांडे साहब का तो कहना है कि अफवाह थी। अब ये अफवाह थी या सच है, ये तो अभी भी एक सवाल का विषय है, मतलब एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये जो कार्ट्रिज थे, ये जो कार्ट्रिज है, इसको कहा गया, ये बात फैल गई कि इसमें काऊ और पिग, देखिए हिंदुओं के लिए काऊ जो होती माता समान होती है और मुसलमानों के लिए सुअर शैतान के समान होता है। तो दोनों ही के धर्म को एक तरीके से भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा और भी बात हुई कि कुछ लोग, जो इन्होंने कहा, जो धूर्त लोग थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो सरकार है, मतलब ये अगर ये कहें कि सरकार इस तरीके से चीज ले आई है तो ये धर्म भ्रष्ट करना चाह रही है। लेकिन कई लोग, खासतौर पे पांडे जी भी कहते थे कि यह सरकार ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारे रिलीजन पे कोई आक्षेप हो, सरकार तो अच्छी है, मतलब ये जो जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, ये पांडे जी कह रहे हैं। ओके, लेकिन क्योंकि अवध ऑलरेडी ले लिया गया था और अवध के लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि अवध वाले वाजिद अली शाह को बहुत प्रेम करते थे। अब जो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी थी, वो जो ऐसी पार्टीज थी, उनका ये था कि देखो ऐसा है कि अंग्रेजों ने ये काऊ और पिग की ये जो कार्ट्रिज भेजी है वो इसलिए भेजी है कि वो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कार्ट्रिज भेजी है और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। और किसी तरीके से ये जो इंट्रोडक्शन है कार्ट्रिज का, ये कार्ट्रिज को लाना, ये मेन था कि सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए। ओके, लेकिन इसमें एक पांडे साहब एक और चीज कहते हैं कि जो हमारे कर्नल साहब हैं, इनके जो अधिकारी हैं, वो ये मानते थे कि ये जो आया है ना, ये कार्ट्रिज का, जो कार्ट्रिज के बारे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो बात आई है, ये आई गई हो जाएगी, इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। लेकिन आप जानते हैं ऐसा हुआ नहीं, बहुत बड़ी बात हुई। एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी का चित्र है आपका। इसमें बताया गया है कि जो मेरठ के रेबल सिपाही थे, मेरठ के जो बगावती तेवर वाले सिपाही लोग थे, वो यहां पर अंग्रेजों के घर में घुस जाते थे, आग लगा देते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत, उनके हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें कर दी थी। अब उनको सबक सिखाना, उनको यहां से हटाना इनकी जिम्मेदारी है। अब जो म्यूटिनी है, म्यूटिनी का मतलब अभी तो सैनिक बगावत हुई है। ये जो सैनिक बगावत है, ये इतना बड़ा पॉपुलर विद्रोह कैसे बन गया, पॉपुलर प्रोटेस्ट कैसे बन गया, बगावत कैसे बन गई? ठीक, देखिए होता यह है कि जो स्ट्रगल्स हैं, कभी भी स्ट्रगल्स देखिए, आप अपने घर में देख लीजिए, आपके और आपके पिताजी के बीच में कई ऐसी बातें हो जाएंगी, आपके और आपके भाई के बीच में ताकि काफी सारी बातें हो जाएंगी। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आपके बीच में कोई खटास आती है, कोई ऐसी बात पे वो होता है, तो वो आप आमतौर पर चीजें ऐसे 2-3 दिन बाद आप पिताजी से बात करने लग जाते हो, 2-3 दिन बाद अपने भाई से बात करने लग जाते हो, ये होता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, यानी आपके साथ आपके दोस्त आ जाएं और पिताजी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, या फिर किसी तरीके से एक ग्रुप बन जाए, ये कब होता है? जब आप और आपके भाई मिल जाएं और आपके पिताजी को आप एनिमी मान लें। ये मेरे एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा अलग दे दिया, ऐसा नहीं है, बट एग्जाम्पल देने के लिए आप समझ गए कि जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो तब मिलते हैं जब उनकी कॉमन एनिमी होती है। और यहां पर चाहे कोई भी ले ले, चाहे सिपाही ले ले, चाहे आप लैंडलॉर्ड ले ले, चाहे आप कोई भी गरीब आदमी ले ले, पुअर ले ले, या किंग ले ले, क्वीन ले ले, या आप नवाब्स ले ले, जो भी लोग थे उनके कॉमन एनिमी कौन थे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स।
सबके कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स थे। ओके, अब देखिए 1750 के आगे आगमन इनका शुरू हो गया था। एक तरीके से ये लोग सत्ताधारी बन चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे अपना कंट्रोल डालना शुरू कर दिया था। लेकिन 100 साल के बाद 1857 में 1857 में एक ऐसा रिबेलियन हुआ, और ये मई की बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मई 1857 की बात है। और ये ऐसी चीज हो गई कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी प्रेजेंस हिंदुस्तान में, वो जो काबिज थी, वो उसके पैरों को हिला दिया गया। यानी इसकी खुद की प्रेजेंस जो है, आप देखेंगे जब 1857 के बाद क्या हुआ, जब ये विद्रोह को दबा दिया गया तब क्या हुआ अभी आप देखेंगे। लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है, यानी जिस चीज पे खड़े थे वही जमीन हटा दी गई एक तरीके से। ठीक, पहली चीज शुरू में बताएंगे कि जो मेरठ है, मेरठ दिल्ली के पास की एक जगह है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरठ से शुरुआत हुई। जैसी मेरठ से म्यूटिनी शुरू हुई, म्यूटिनी कहे तो सैनिकों ने बगावत की, बहुत सारे लोग हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे काश्तकार हो, पीजेंट हो, फार्मर हो, किसान हो, लैंडलॉर्ड हो, सबके सब रिबेल हो गए, सबके सब इस रिबेलियन में इनके पीछे आके खड़े हो गए। और उसके बाद ये माना जाता है कि इससे बड़ी बगावत, इससे बड़ा प्रोटेस्ट, इससे बड़ा आंदोलन इससे पहले कॉलोनियल रूल के प्रति कभी भी नहीं हुआ है। या ये कहें कि 19वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा सशस्त्र का मतलब होता है आर्म्ड। एक होता है जो शांति वाला होता है, जैसे अभी अगर आप आज की बात देखें, किसान आंदोलन चल रहा है काफी दिनों से, इससे पहले CA NRC का आंदोलन चल रहा था, सब शांतिपूर्ण था। लेकिन ये आंदोलन जो अभी मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की, ये था, इसमें हाथ में औजार थे, हाथ में मारने के, काटने के, बंदूकें, असलहा जो भी था। फिर से बता दूं, म्यूटिनी का मतलब ये होता है कि जब कुछ लोग, कुछ सिपाही या कोई आर्मी में काम करने वाले या डिफेंस में काम करने वाले अपने अधिकारियों के लिए बगावत कर देते हैं, उनके ऑर्डर्स मानना बंद कर देते हैं, इसी को म्यूटिनी कहते हैं। अब मेरठ से दिल्ली कैसे जाना हुआ, इसको जरा सुनिएगा। ये थोड़ी सी एक अच्छी बड़ी कहानी की तरह समझिए इसको, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये चीजें शुरू कैसे हुई। पहले मैं आपको यहां पर बताऊं कि 29, ये मंगल पांडे साहब है, हुआ ये कि 29 मार्च, इंपॉर्टेंट डेट है, 1857 की एक एक डेट आप समझिएगा। 1857 ये डेट है जब मंगल पांडे साहब, ये वैसे तो मैंने आपको ऐसा चित्र दिखाया है, लेकिन आमिर खान की एक पिक्चर आई हुई है, अगर उसको देखेंगे आप देखेंगे कि असली में ये कैसे, जब एक सोल्जर थे, ये कैसे दिखते थे। तो मंगल पांडे साहब, ये इनको मार दिया गया, इनको फांसी लगा दी गई। इनके ऊपर ये इल्जाम था कि बैरकपुर में इन्होंने अपने जो अधिकारी है उन पे अटैक किया था, उन पे आक्रमण किया था, तो इनको फांसी पे लटका दिया, इनको हैंग टिल डेथ कर दिया गया। ये हो गया। कुछ ही दिन बाद ये कार्ट्रिजेस आ गई, जो मैंने आपको बताया, ये कारतूस आ गए। अब कारतूस जब आए तो मेरठ के जितने भी कई सारे इसमें आर्मी मैन थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी ड्रिल, इसको सीखना या इसके बारे में जो भी हमें सिखाया जा रहा है, हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये एक शक था कि ये जो कार्ट्रिजेस आई हैं, इसको जो खोलने का तरीका है और उसके ऊपर जो लेप है, ग्रीसिंग है, उसमें काऊ और पिग, गाय और सुअर की चर्बी है। तो जब इन्होंने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज की ड्रिल नहीं करेंगे, इसका इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे, तब क्या हुआ, 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, ये कह के कि आपने हमारे ऑर्डर नहीं माने। अब जब ये 85 लोगों को निकाला गया, ये इतना ही नहीं हुआ कि भाई आप हमारे ऑर्डर मना कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा, इसके अलावा इनको 10 साल की जेल भी दे दी गई, 10 years इम्प्रिजनमेंट, ये इनको दे दिया गया। ये कब हो रहा है, देखिए डेट देखिएगा, ये है 9 मई, मार्च की बात की थी, 9 मई आ चुका है, 9 मार्च में इनको फांसी दी गई थी, 9 मई 1857 की डेट आ चुकी है। ठीक है, आगे पहुंच रहे। अब हुआ ये कि इनको 85 लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसी के एक दिन बाद 10 मई की बात बता रहा हूं, क्या हुआ कि जितने भी ये 85 के अलावा सोल्जर्स थे, ये सारे के सारे पहुंच गए मेरठ जेल में। कहां पहुंच गए, मेरठ जेल में, जहां पर ये 85 लोगों को इन्होंने बंद कर रखा था। और उसके बाद क्या किया, ये सारे लोग जितने भी ये मेरठ जेल की तरफ गए थे, उन्होंने जेल पे अटैक किया, जो अंग्रेज है उनको मारा और ये 85 लोगों को आजाद करा लिया। राइट,
इन्होंने इनके जो भी अंग्रेज थे उनके जितने भी गन्स थी या ये कहेंगे एम्यूनिशन थी, इसके अलावा जो बिल्डिंग्स थी या फिर जितने भी आपके उनकी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी, उन पे आग लगा दी। बेसिकली उन्होंने एक वॉर, एक युद्ध छेड़ दिया था किन के अगेंस्ट? अंग्रेजों के खिलाफ। और इनको ये कहते थे फिरंगी। फिरंगी जो शब्द है ये अच्छे तरीके से नहीं बोला जाता है, जैसे बोलते हैं बहुत फिरंगी है यार, तू बहुत बड़ा फिरंगी है, मतलब ये एटीट्यूड ऑफ कॉन्टेम्प्ट होता है जो हम बोलते हैं ना, तो या तो मजाक उड़ा रहे होते हैं या फिर आप गुस्सा होते हैं तब बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े फिरंगी हो। तो इन फिरंगी के खिलाफ इन्होंने वॉर शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता था कि अगर हम इनको निकालेंगे, जब अंग्रेजों को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मान के तो यही चल रहे थे इनको निकाल देंगे, तो फिर इस हमारे जो हिंदुस्तान है या इंडिया को रूल कौन करेगा? इसका भी जवाब उसी समय मिल गया कि भाई ऐसा है, हम बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह जफर हम कहते हैं, जफर क्योंकि ये बहुत बड़े कवि भी थे और ये शायर भी थे, तो ये जफर अपना तखल्लुस लगाते थे। तो बहादुर शाह जो मुगल एम्परर थे, मुगल सम्राट थे, इन्होंने कहा, सारे आर्मी मैन ने कहा, सोल्जर्स ने, कि अब हम इनको अपना नेता बनाएंगे। तो ये 10 मई की बात हो रही है, इसी 10 मई की रात को ये पहुंच गए दिल्ली। कहां पहुंच गए? दिल्ली। अगले सुबह ये सुबह पहुंच गए। अब जैसे ही इनके आने की खबर मिली दिल्ली में, किन लोगों को? जो रेजिमेंट दिल्ली में थी, जैसे दिल्ली के रेजिमेंट्स के सिपाहियों को पता चला कि ये मेरठ से लोग आ गए हैं, मेरठ से सिपाही आ गए हैं, दिल्ली के जो सिपाही लोग थे, वो भी इनके साथ मिल लिए, वो भी इनके साथ आ गए। तो उसके बाद इन सिपाहियों ने क्या किया, जो दिल्ली में अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको मारा, किल किया, मारा। इनके आर्म्स और एम्यूनिशन जितने हैं वो ले लिए हाथ में, यानी कि अब इनके हाथ में एम्यूनिशन आ चुके हैं, और जो भी बिल्डिंग्स है उसको आग के हवाले कर दिया। ओके, अब क्या हुआ कि जो रेड फोर्ट है, जहां पर मुगल लोग रहा करते थे, मुगल सम्राट रहते थे, यहां पर ये पहुंच गए, सारे के सारे सब ऐसे पहुंच गए। और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको मुगल सम्राट से मिलना है, इनसे, ये जो साहब देख रहे हैं, बहादुर शाह जफर से। अब बहादुर शाह जफर क्योंकि बहुत बूढ़े थे, माना जाता है कि 80-85 साल के हुआ करते थे, इन्होंने कहा कहाँ यार, कहाँ माइटी ब्रिटिश से पंगा लिया जाएगा, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से मैं कहाँ से पंगा लूं। लेकिन ये जो लोग थे ये अंदर घुस गए, फोर्स देयर वे कहा, और सीधा जाके खड़े हो गए इनके सामने और इनसे रिक्वेस्ट की, देखिए ऐसा है, आप हमारे राजा बन जाइए या कहें लीडर बन जाइए, बाकी सब काम हम कर लेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब जब सामने आई गए हो तो करते हैं भाई, आपके लीडर हम बन जाते हैं। तो बेसिकली इनके लीडर जितने भी रिबेलियन थे, जो भी बगावत करने वाले थे, उनके लीडर बन गए बहादुर शाह जफर, जिनकी वैसी हालत खस्ता थी, वैसी मुगल साम्राज्य तो एकदम धराशायी हो रहा था। एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा क्या किया इन्होंने, लेकिन उससे पहले एक चित्र दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये जो कैवलरी मतलब जो घुड़सवार हैं उनकी लड़ाई हो रही है। तो 3 जुलाई 1857 को 3000 रिबल बरेली से भी आए, जमुना इन्होंने क्रॉस किया और फिर आके ये ब्रिटिश के जो अंग्रेजों के कैवलरी पोस्ट थे वहां पर इन्होंने इस तरीके से आक्रमण किया। तो बरेली से भी लोग आए। तो हुआ क्या, यहां पर क्लियर लिखा है एजिंग एम्परर, यानी कि बूढ़े एम्परर, ये मरते क्या ना करते, इन्होंने एक्सेप्ट किया डिमांड को। और उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे, जितने भी सरदार थे, चीफ, जितने भी रूलर थे, शासक थे, उन सबको इन्होंने लेटर्स लिखे और लेटर्स लिख के कहा कि यार एक संघ बनाओ, एक कॉन्फेडरेसी बनाओ, इसको संघ कहते हैं, सबका एक कंबाइंड एक संघ बनाओ और किसी तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई शुरू करो, खड़े हो जाओ। लेकिन जो ये इन्होंने एक लेटर लिखा, केवल इतना ही काम किया इन्होंने, और कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बस लेटर लिखा बेचारे ने। जब इन्होंने लेटर लिखा, उसके बहुत गंभीर इनको जो परिणाम इन्होंने झेले वो मैं भी बताऊंगा आपको क्या हुआ। अच्छा, इसमें यह हुआ कि जितने भी आप ये चीफटेंस हो गए, सरदार, और जितने भी बड़े बड़े रूलर्स थे, वो सब जो है कंट्रोल कर रहे थे अपनी टेरिटरी को मुगल के ही नाम पे। अभी भी वो मुगल रूलर के नाम पे ही कर रहे थे कि भाई हम मुगल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक, कईयों ने ये सोचा कि अगर वापस, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर रहे थे, मुगल डायरेक्ट रोल नहीं था इनका, मुगल सम्राट जैसे औरंगजेब और उसके पहले अकबर के नाम पे हुआ करता था, ऐसा नहीं था, ये बस मुगल के नाम पे कर रहे थे, लेकिन सारा कंट्रोल इन्हीं का था। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तो इनका कंट्रोल वैसे ही खत्म हो रहा था, ये खत्म हो जाएगा, इनको पता था। तो जब ये रूलर्स और चीफटेंस सरदारों को पता लगा कि यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य है या मुगल सम्राट दोबारा उठ खड़े हुए हैं, तो अगर मुगल सम्राट आ जाते हैं तो हम अपनी टेरिटरी को और अच्छे से
रख सकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ब्रिटिश को ले ही लेंगे। तो उन्होंने कहा अंडर मुगल अथॉरिटी वुड बी एबल टू रूल मोर ओन टेरिटरी इन अ गुड वे। ठीक, तो वो भी मान गए इस बात को। ठीक, अब ब्रिटिशर्स का ये सोचना था, जैसे कर्नल साहब का भी सोचना था, पांडे साहब की मैंने आपको कहानी बताई थी। ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि यार ये जो कार्टिज वाला मसला है ना, कार्टिज वाला मसला ये तो अभी आज या कल में खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो सिपाही थे और जितने भी कहें म्यूटिनियर्स थे, बगावती लोग थे, उनको जब बहादुर शाह का साथ मिल गया, उसके बाद ये जो रिबेलियन है, ये रिबेलियन जो है ये बहुत बड़ा रिबेलियन बन गया, बहुत बड़ा एक 1857 का, या कहेंगे पूरे 19वीं शताब्दी में सबसे बड़ा उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र एक आंदोलन बन गया, एक बगावत हो गई। तो अब जो बगावत है वो आगे बढ़ती है। मैं एक बार आपको वहां ले जाना चाहूंगा जो मेन की पॉइंट्स थे। मेरठ से एक्चुअल स्पार्क शुरू हुआ था, यहां से सिपाही आ गए थे दिल्ली में आके, जैसे बरेली के भी आ गए थे, और दिल्ली के तो खैर साथ में हो ही लिए थे इनके। बहादुर शाह जफर को इन्होंने मना लिया था कि भाई आप हमारे नेता बन जाइए। लखनऊ में क्योंकि अवध ले लिया गया था, वहां से चिंगारी भड़की थी। कानपुर में पेशवा, झांसी में लक्ष्मीबाई, और फैजाबाद में मौलवी साहब, अभी इनका नाम आएगा। तो हुआ ये कि रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट मेरठ से शुरू हुआ था, दिल्ली ज्वाइन हो गया, फिर आगे जितनी भी रेजिमेंट थी वो सारी रेजिमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आती थी, वो सारे के सारे लोग अपना आगे बढ़े और कहां जाने लगे, जो नोडल पॉइंट्स है। जो नोडल पॉइंट्स क्या है, जो मैंने आपको दिखाए, ये जो नोडल पॉइंट्स हो गए, यानी कि केंद्र बिंदु, जो बगावत के केंद्र बिंदु थे, उसमें दिल्ली आता है, उसमें कानपुर आता है, उसमें लखनऊ आता है। ओके, इसके अलावा जितने भी लोग थे, चाहे वो गांव के हो या विलेज के हो, यानी कि गांव हो, विलेज हो, या फिर शहर भी मान लीजिए आप, तो आप टाउन कह लीजिए या विलेज कह लीजिए, जहां जहां के लोग थे वो सब के सब इस बगावत में उन्होंने साथ दिया, वो उठ खड़े हुए। वो किसके पीछे थे ये लोग? ये जैसे लोकल नेता होते हैं, लोकल लीडर कह सकते हैं हम उनको, या जमींदार लोग जो थे, या जो सरदार लोग थे, चीफ, उन सब के पीछे। ओके, अब आइए यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये नाना साहेब जो पेशवा है, वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। और ये जो जगह है, बिठूर एक जगह है, कानपुर में एक पास में जगह है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जबरदस्त जो है सेना या कहें आर्म फोर्स बनाई, और उसके बाद इन्होंने जो ब्रिटिश लोग हैं उनको उनके गैरिसन से, उनके कंटोनमेंट से बाहर निकाल दिया। और अपने आप इन्होंने कहा कि मैं अब पेशवा हो गया हूं। खुद ही इन्होंने कहा कि मैं पेशवा हो गया हूं। और अपने आप को एक और चीज कही इन्होंने, यही साहब ने, कि भाई अब मैं गवर्नर हो गया हूं। क्या हो गया हूं? आई एम द गवर्नर। किसका गवर्नर? बहादुर शाह जफर के अंडर में मैं इस इलाके का गवर्नर हो गया हूं। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में ये साहब देखेंगे, ये जो साहब है इनका नाम है बिरजिस कद्र। क्या नाम है? बिरजिस कद्र। अब ये किसके बेटे थे? जो वाजिद अली शाह है, अभी मैं उनका चित्र दिखा देता हूं आपको। ये जो वाजिद अली शाह साहब है ना, इनको गद्दी से हटा दिया गया था, उनके पुत्र हैं ये बिरजिस कद्र। तो ये साहब जो है बिरजिस कद्र, जो उनके बेटे हुए, ये इसके अलावा इन्होंने अपने आप को कहा कि भाई मैं तो नवाब बन गया। इन्होंने नवाब प्रोक्लेम कर दिया अपने आप को। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि वो हमारे बहादुर शाह जफर हमारे नेता हो गए, लीडर हो गए। इसके अलावा इनकी जो मम्मी है, यानी वाजिद अली शाह की पत्नी और बिरजिस कद्र की जो मम्मी है, इनकी मदर बेगम हजरत महल, इन्होंने भी बहुत ही एक्टिव रोल अदा किया इस अपराइजिंग में, इस मैसिव अपहेवल में, या कहें इस रेबेलियन या बगावत में। इसके अलावा हम ये तो जानते ही हैं कि रानी झांसी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी जो रेबल सिपाहीज हैं जो बगावत कर रहे थे उनको ज्वाइन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने साथ लिया तात्या टोपे साहब का। ये जो तात्या टोपे साहब थे, ये कौन थे? ये इनके जनरल थे, इनके जनरल थे, सेनापति कह लीजिए। तो उनके सेनापति तात्या टोपे, उनका साथ इन्होंने लिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, और फिर इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की या लड़ाई की। अच्छा, अब हो क्या गया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत कम हो गए थे, क्योंकि सबके सब लोग खड़े हो गए ना।
जैसे रिबेलियन आई सबके सब खड़े हो गए, और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है वो हर जगह हार रहे थे, एक के बाद एक ये लड़ाई हार रहे थे, राइट। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको कि पर्टिकुलरली मैं अवध की एक सिचुएशन बताता हूं कि ऐसा हुआ कि वहां पर एक साहब हुए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। इन्होंने बकायदा लेटर लिखा कि भाई हम इतने कम हो गए हैं, हम लोग फाइट कर करके थक गए हैं, लड़ाई कर करके थक गए हैं, और यहां तक कि जो गांव वाले वो हमारे अगेंस्ट हो ही गए हैं, जो हमारे लोग थे या जमींदार जो लोग थे जिनके जरिए हम लगान वगैरह टैक्स वगैरह वसूल किया करते थे, वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए। अच्छा, इसी दरमियान क्या होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन देखिए आप, सीए एनआरसी का हुआ, चाहे किसान आंदोलन चल रहा है, जितने भी आंदोलन चलते हैं उसमें कोई ना कोई, जैसे आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल है, सीएम जो है हमारे दिल्ली के फिलहाल के, अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन से निकल के आए थे जिसको अन्ना आंदोलन कहा जाता है। तो हर आंदोलन में कुछ ना कुछ नेता निकल के आते हैं। इसी तरीके से ये जो 1857 की बगावत हुई थी, यहां पर आप देखिएगा ये इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या नाम है इनका? नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये जो है ये फैजाबाद के थे। फैजाबाद जो इलाका है यो आप समझ लीजिए अयोध्या के पास का है या लखनऊ के करीब ही है। तो ये जो फैजाबाद के मौलवी साहब थे, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये ब्रिटिशर्स का राज बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और इन्होंने भी अपने जितने भी अनुयायी थे या सपोर्टर्स थे उनको जमा किया, और फिर आके ये लखनऊ आए और वहां पर ब्रिटिशर से इन्होंने फाइट की। कौन साहब हो गए ये? इनका नाम आपको फैजाबाद से याद आना चाहिए। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहां तक हो गया। अब आ गई ये साहब देखिएगा, इनका नाम है बख्त खान। ये थे बरेली के सोल्जर, ठीक है। कहां के थे? बरेली के ये सिपाही हुए, और ये जब दिल्ली आए इन्होंने जबरदस्त लड़ी, और ये बहुत बड़े नेता बनके, बहुत बड़े मिलिट्री नेता बनके ये उभरे, ये बख्त खान साहब। ओके, इसके अलावा यहां पर आइए, इनका नाम देखिए, ये जो साहब है इनका नाम है कुंवर सिंह। क्या नाम है? कुंवर सिंह। अच्छा, ये पहले खुद जमींदार थे, ये साहब खुद जमींदार थे, और ये बिहार को बिलोंग करते थे। कहां? बिहार को। तो ये पहले के जमींदार थे कुंवर सिंह साहब। ये भी आए और इन्होंने भी जो सिपाही है उनके साथ जमा किया, और उसके साथ ब्रिटिशर्स के साथ महीनों तक लड़ाई की। तो 3 नाम याद रखने आपको, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बख्त खान, और यहां पर वीर कुंवर सिंह। अब देखिएगा इसमें ये सब मुस्लिम आ रहे हैं, ये मुस्लिम है, बिरजिस कद्र हो गए, और उसके बाद आपका नाम जो मेन तो आपके बहादुर शाह जफर ही है। तो अंग्रेजों ने क्या किया ये भी बताऊंगा इन सब के साथ, या इनके आगे के लिए क्या किया। अब देखिए होता ये है कि विद्रोह तो हो गया, ये ब्रिटिश फोर्सेस देख रहे हैं अब ये अटैक कर रही है किन लोगों को? ये उन लोगों कर रही है जो रेबल्स हैं। रेबल्स मतलब जो बगावत कर रहे हैं, और उन्होंने रेड फोर्ट भी ले रखा था जो बगावत कर रहे थे। ये आप देखेंगे तो ये सलीमगढ़ फोर्ट भी ले रखा था, ये भी किला ले रखा था। लेकिन अब अंग्रेज आ गए थे और वो इनको किसी न किसी तरीके से दबाना चाहते थे। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, ये जो रिवोल्ट है इसको बिल्कुल दबाना पड़ेगा, और पूरी जोर से पूरी ताकत लगा के इनको दबाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी ने, इसको कहते हैं कंपनी फाइट बैक। अब ये विद्रोह को दबाया जा रहा है। इन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है, इंग्लैंड से इन्होंने वो मंगाई, मतलब सेना मंगाई, और जिसे कहते हैं ना रसद और कुमक, ये सारी चीजें मंगाई, ताकि ये इस 1857 के रिवोल्ट को दबाया जा सके। क्योंकि यहां पर तो ब्रिटिशर्स कम पड़ गए थे, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फटाफट नए लॉ पास किए, ताकि जितने भी लोग हैं जो इस रिवोल्ट में शामिल हैं इनको पकड़ा जा सके, और जैसे ही पकड़ा जा सके इनको फटाफट ये नए कानून के जरिए इनको सजा दी जा सके। दिल्ली को, सबसे बड़ी बात है, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप था। दिल्ली को दोबारा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और कब लिया देखिएगा, सितंबर 1857 में दिल्ली कब्जे में ले लिया। और जो आखिरी मुगल सम्राट रहे, ये साहब जो रहे, इनका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये जो लास्ट रहे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि कानून तो इन्होंने फटाफट बना लिया था, और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी इसे कहते हैं आजीवन कारावास, इसकी सजा दे दी गई। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो बेगम जीनत महल है और बहादुर शाह जफर, ये दोनों पति पत्नी है,
तो इनको और इनकी पत्नी को भेज दिया गया बर्मा के रंगून में। बर्मा के रंगून में भेज दिया गया। और कब भेजा गया? अक्टूबर 1858 की बात है। और 4 साल बाद मतलब 1862 में आखिरी सांस बहादुर शाह जफर ने रंगून की जेल में ली। ओके, अब बात यह है कि इतनी आसानी से ये रिवोल्ट ये दबाया नहीं पाए। अभी भी कई लोग इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। किसके? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े जा रहे थे, राइट। अब देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो लखनऊ है, लखनऊ को लिया गया, अंग्रेजों ने वापस लिया मार्च 1858 में, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई को, ये जो आप देख रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको पकड़ लिया गया। बेसिकली पहले तो इनको हराया गया और उसके बाद जून 1858 में इनको मार दिया गया। अब तात्या टोपे जो है वो जंगल भाग गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये वहां के आदिवासी हो गए या जंगल के लोगों के साथ ये गोरिल्ला वॉर, जिसे हम कहते हैं छापामार युद्ध, मतलब फॉर्मल युद्ध नहीं होता है, बस कहीं से निकल के आना और बस अटैक कर देना। तो ये गोरिल्ला वॉर लड़ते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनको कैप्चर किया गया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और फाइनली अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को भी मार दिया गया। ओके, लेकिन ब्रिटिश दोनों तरीके का काम कर रहे थे। एक तो लोगों को पकड़ पकड़ के कानून के तहत या तो आजीवन कारावास दे रहे थे, मोस्टली लोगों को उन्होंने मार दिया, फांसी लगा दी। लेकिन ये भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से लोगों की लॉयल्टी वापस करें, लोगों पे अपना विश्वास जगाए। विश्वास कैसे जगाए? इन्होंने ये कहा कि अगर कोई लैंड होल्डर है, यानी कोई जमीन जिसके पास है, उनको अपनी जमीन दोबारा दे दी जाएगी, यानी मतलब जमीन का राइट दोबारा दे दिया जाएगा अगर वो ब्रिटिशर्स के पास आते हैं और अपने आप को ब्रिटिशर्स के जिसे कहते हैं ना सबमिट कर देते हैं अपने आप को, यानी आत्मसमर्पण कर देते हैं। बस एक चीज होनी चाहिए कि इन्होंने किसी वाइट को, किसी गोरे को ना मारा हो, किसी गोरे को ना मारा हो। अच्छा, एक चीज इसमें दिखाया गया है, रीइंफोर्समेंट जो है, जो यानी कितनी सारी चीजें ये लोग मंगा रहे थे। ये है ब्रिटिश फोर्सेस शुरुआत में मुश्किल हुआ इनको किस तरीके से भेदे दिल्ली को, लेकिन 3 सितंबर 1857 में जैसी रीइंफोर्समेंट आई, यानी कि और सिपाही आ गए और इनके पास असलाहा, बारूद, गन, एम्यूनिशन आ गया, तो एक 7 मील लंबा, यहाँ पर देखिएगा इनके पास पूरा सामान वामान है और यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ, इसमें हाथी है, 7 मील लंबा हाथी का एक कारवां है और वहां पर इसके पास कैनन है, एम्यूनिशन है, ये सारी चीजें, यानी कि अच्छी खासी इन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगा ली थी ताकि ये फाइट कर सके इस रिबेलियन से। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी आदमी है उसको हम जमीन वापस कर देंगे लैंडलॉर्ड्स को, बस ये वाइट को ना मारा हो और हम आके हमको ये कह दे कि भाई हम आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है, इनके जो लैंड है, जमीन हम दे देंगे। ये ब्रिटिशर्स ने किया। लेकिन फिर भी बहुत सैकड़ों की तादाद में सिपाही, जो रेबल थे, विद्रोही, नवाब हो गए, राजा हो गए, इन सबको ट्राई किया गया, यानी कि इनको कानून के तहत इन्होंने सजा दी। और सजा कैसे दी? फांसी की, हैंग्ड। यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट को उड़ाने का एक तस्वीर है ताकि वो अंदर जा सके दिल्ली। ये अंग्रेजों ने इसको उड़ाया इस तरीके से, मान लीजिए। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं नेक्स्ट वाले में, तो यहां पर भी एक बड़ा चित्र है। वो जो चित्र बोलता है कि ये ब्रिटिश फोर्सेस ने ये दोबारा कैप्चर कर लिया, कानपुर का इलाका दिखा रहे हैं। अब जो सवाल उठता है कि भाई चलिए, ये तो 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद फिर आफ्टरमाथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 1859 मतलब पूरे 2 साल लगे इनको, पूरे 2 साल लगे इस विद्रोह को, इस बगावत को दबाने में। लेकिन अब ये हो गया कि अब जो इनकी पहले की पॉलिसीज चल रही थी उसके हिसाब से तो ये हिंदुस्तान को, इंडिया को, इंडियन लोगों को गवर्न नहीं कर सकते थे, उन पे शासन प्रशासन नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि 1857 एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत बड़ा ईयर साबित हुआ और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज किया। पहली चीज ये की कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, अब मैं यूके की बात कर रहा हूं, ये सब यूके में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है।
वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक नया एक्ट पास किया 1858 में, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मैंने कहा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेजेंस है, उसकी जो जमीन है वो हिल गई थी 1857 के कारण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो पावर है वो दे दी गई, वो ले ली गई एक तरीके से, और वो चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन कौन हो गए? जो वहां के राजा या रानी हुए। ओके, ये कहा गया कि भाई अब जो हिंदुस्तान है, इंडिया का प्रॉपर मैनेजमेंट, इसका सही तरीके से शासन प्रशासन जो है इंडियन अफेयर्स का, वो हमें करना पड़ेगा, यानी कि ब्रिटेन खुद करेगा। तो हुआ ये कि इनका जो कैबिनेट था, जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है ना, तो ये जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश कैबिनेट कह देते हैं उसको, इसमें एक बंदे को लिया गया और इनको बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एसओएस कर देता हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, कहां का? हिंदुस्तान का। अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब है, ये रिस्पॉन्सिबल हो गया सारा जो इंडियन मैटर होगा, जो भी चीज हिंदुस्तान में चल रही होगी, या फिर कहें शासन का सारा दारोमदार इन साहब के ऊपर आ गया। और इनको दे दी गई पदवी वायसराय की। किसकी? वायसराय। ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल जो थे वही वायसराय बने, लेकिन गवर्नर जनरल की पदवी खत्म नहीं हुई, इनको अलग से दे दिया गया वायसराय। वायसराय का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रिटिश क्राउन है, राजा या रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये हिंदुस्तान में। मतलब अब ये इनको रिपोर्ट करेंगे और ये डायरेक्टली एक तरीके से रूल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कंपनी नहीं कर रही है। ओके, बस हुआ ये कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली कि अब हमें खुद ही देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ताकि 1857 वगैरह दोबारा ना हो पाए। इसके अलावा जितने भी एक और चीज की गई, जितने भी चीफ थे, जितने भी सरदार थे, उनको कहा गया कि भाई आपकी जो टेरिटरी है, जितने भी सरदार शासक हैं, उनको कहा गया हम आपकी टेरिटरी दोबारा नहीं लेंगे, मतलब इस पे हम अटैक नहीं करेंगे। और आपका बेटा या फिर आपका दत्तक पुत्र, आपने किसी अडॉप्टेड सन को लिया हो, आपका सन हो या अडॉप्टेड सन हो, कोई भी हो, आप उनको अपना उत्तराधिकारी मान सकते हैं कि भाई उसको अपना राजा या प्रशासक बना सकते हैं। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि जो ब्रिटिश क्राउन है, इनको अपना ये कहें कि सॉवरेन पैरामाउंट मानना पड़ेगा, आपको सर्वोच्च नेता आपको मानना पड़ेगा कि भाई आपके ब्रिटिश, यानी यूके में जो बैठता है वो आपका सर्वोच्च नेता हो गया, या सर्वोच्च जो भी आप उनको टॉप लीडर मान ले। इसके अलावा एक और काम किया इन्होंने कि हिंदुस्तानी सोल्जर सिपाहीज बहुत ज्यादा थे, इसी कारण से इनको लगा कि ये रिवोल्ट जो हुआ है इनके कारण हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी इंडियन सिपाहीज है इसको कम किया जाएगा, और जो यूरोपियन सोल्जर्स है इनको बढ़ाया जाएगा, इनके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। जैसे 1:3 रेशियो रखा जाएगा, अगर एक इंडियन सोल्जर पे कम से कम 2 से 3 ये होने चाहिए। क्या कौन होने चाहिए? या तो स्कॉटिश या ये अपने इंग्लिश सोल्जर होने चाहिए। दूसरी चीज ये देखिए कि क्योंकि अवध, बिहार, जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत, और कई पोर्शन है साउथ इंडिया के, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस रिबेलियन में। तो उन्होंने कहा इनको जरा भर्ती इनकी कम की जाए, और जो गोरखास है, सिख है और पठान्स है, इनकी भर्ती की जाए। किसमें? आपके एज अ सिपाही। चौथी चीज इन्होंने क्या की कि मैंने आपको बताया था, चाहे आप बख्त खान ले लें, चाहे मौलवी साहब ले लें, बहादुर शाह जफर ले लें, तो इस 1857 अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा रोल था मुस्लिम्स का। मुस्लिमों ने इनके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अब ये इनको समझ में आ गया था कि ये जो इनको ये लगता था कि सारा का सारा जो रिबेलियन है ये मुस्लिमों ने ही लिया है। तो क्या गया, लैंड और प्रॉपर्टी इन मुस्लिमों की ले ली गई, सारे मुस्लिम्स की जितनी थी, और इनको सस्पिशन और हॉस्टिलिटी, मतलब बहुत ही गलत तरीके से, गलत निगाह से ये मान के चले कि यार ये गड़बड़ है। सस्पिशन का मतलब ये होता है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इस तरीके से इनको देखे जाने लगा और बहुत हीन भावना से देखा जाने लगा। और उसके बाद आज जो मुसलमानों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, उनकी हालत वैसी ही है, आज भी उनको सस्पिशन और हॉस्टिलिटी से ही देखा जाता है। तो उनको ये भी करना पड़ा, एक और चीज बताता हूं आपको, उनको ये भी करना पड़ा कि जो हमारे हिंदुस्तान के रिलीजियस बिलीफ है, जो धार्मिक हमारी सोच है, या हमारे जो रीति रिवाज है, सोशल प्रैक्टिसेस, इनको भी बहुत रिस्पेक्ट किया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा। ओके, दूसरी चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो भी लैंडलॉर्ड्स थे या जमींदार थे, उनको ऐसे कानून बनाए गए कि इनके लैंड की सिक्योरिटी मिल जाएगी, इनकी जमीन की सिक्योरिटी मिल जाएगी कि भाई आपकी जमीन हम नहीं लेंगे। ओके, बेसिकली क्या हुआ कि 1857 के बाद एक नए हिस्ट्री की शुरुआत हुई, और फिर आपको पता है
1947 में क्या हुआ जब आज़ादी मिली, तो कुछ तकरीबन 90-100 साल बाद भी कई चीज़ें हुई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात हुई आपके इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।